हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। दिस इज मोना वत्स, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11 की सीरीज, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, नीट और एनी अदर एग्जाम लाइक पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं। तो उस केस में आपको ये चैप्टर को थॉरो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो भाई, विदाउट एनी डिले विल स्टार्ट द लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहले देखो बच्चे, आपको इस चैप्टर में क्या सीखना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, है ना। क्या मतलब है थर्मोडायनेमिक्स का, और क्या ये बेसिकली स्टैंड करता है ये वर्ड, कि क्या मतलब है इसका थर्मोडायनेमिक्स का। तो थर्मो का मतलब बच्चे क्या होता है, हीट। डायनेमिक्स का मतलब होता है चेंज। तो मतलब बेसिकली ये कुछ हीट चेंज के बारे में बता रहा है आपको। और अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो हाउ डू वी डिफाइन दैट, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क। मतलब साइंस की ऐसी ब्रांच जो किसके रिलेशन को डील कर रही है, हीट और वर्क के, उसे हम लोग क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स, राइट। इन केमिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, है ना। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से क्या मतलब है, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विद द हीट चेंजेस एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शंस। तो केमिस्ट्री में बच्चे हम लोग सिंस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, और केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो उस केस में केमिकल रिएक्शंस में जो हीट चेंज इन्वॉल्व होता है वो हम स्टडी करते हैं अंडर थर्मोडायनेमिक्स। ओके, या फिर मैं आपको सिंपली बताऊं कि भाई मतलब आप ये जो चैप्टर होता है ये आपका फिजिक्स में भी है, आपका केमिस्ट्री में भी है। तो फिजिक्स में इसको हम अलग डायरेक्शन से देखते हैं, केमिस्ट्री में इसको हम बेसिकली डील करेंगे विद दैट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम कुछ हमारे जो मन के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो उस केस में हीट में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो का मतलब तुम सीखते थे कि हीट रिलीज हो रही है, एंडो का मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो उन्हीं चेंजेस के बारे में ये चैप्टर पूरी तरह से आपको सिखाएगा। तो लेट अस चेक कि क्या क्या हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो हाउ डू वी डिटरमाइन द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल प्रोसेस। सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी केमिकल प्रोसेस में किस तरह के आपके एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाट मैंने अभी आपको बताया। इसका मतलब ये है कि आपको सिंपली पता चलेगा इस चैप्टर के थ्रू कि कैसे कोई प्रोसेस आपकी हीट रिलीज कर रही है, कौन सी प्रोसेस आपकी हीट जिसमें होती है आपकी रिक्वायर्ड होती है, और इनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो ये चीजें हम यहाँ सीखेंगे कि एनर्जी चेंजेस कैसे इन्वॉल्व होते हैं केमिकल प्रोसेस में। विल इट अकर और नॉट, कोई केमिकल रिएक्शन है वो हो पा रही है या नहीं हो पा रही, इसका क्या मतलब है। तो इसके लिए बच्चे एक वर्ड यूज होता है फिजिबिलिटी, या फिर हम पढ़ेंगे स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का होना या ना होना। तो ये जो चीजें हैं ये आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कोई रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं, तो वो भी आप थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चंस है, जैसे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट ड्राइव्स अ केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस, है ना। किसी केमिकल रिएक्शन का होने का ड्राइविंग फोर्स क्या है ना, किस वजह से वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्योंकि कोई प्रोसेस अपने आप होती है, कोई नहीं होती है ना। कुछ काम हमें खुद करने पड़ते हैं। जैसे मान लो आपने परफ्यूम की बोतल को ओपन किया, तो परफ्यूम की बोतल को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा कि सारा का सारा जो उसका परफ्यूम है वो इमीडिएटली पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमें खुद नहीं करनी पड़ रही ना, दैट इज ऑटोमेटिक, वो अपने आप हो रही है ना। तो इसी तरह जो प्रोसेस अपने आप होती हैं और कुछ प्रोसेस नहीं होती, आप चाहोगे फिर भी चीजें नहीं अपने आप स्प्रेड होंगी, है ना। तो दैट इज द पॉइंट। या फिर हम इसके रिवर्स डायरेक्शन में सोचें कि जैसे मान लो आप परफ्यूम को पैक करोगे, तो परफ्यूम इतनी सी बॉटल में अपने आप थोड़ी पैक हो जाएगा। यू नीड टू यूज सम मेथड, आपको कुछ ना कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन डू इट। तो सिंपली तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे किसी भी केमिकल रिएक्शंस के एनर्जी से रिलेटेड, मतलब उसकी फिजिबिलिटी से रिलेटेड, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर थर्मोडायनेमिक्स। और बच्चे मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगी, फिजिक्स में भी आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी आप ये चैप्टर पढ़ते हैं, पर मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर, ठीक है। तो जैसे अगर केमिस्ट्री में बात करेंगे तो मैंने आपसे बोला केमिकल रिएक्शन के एस्पेक्ट में देखेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स सीखने होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे कि जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि रिलेटेड है विद दैट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज के लेक्चर में आपको वो डिफरेंट
सिस्टम सीखना है कि ये जो डिफरेंट वर्ड हम इस चैप्टर में यूज करेंगे तो उनकी क्या मीनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सिस्टम, क्योंकि पूरे चैप्टर में विल टॉक अबाउट सिस्टम, हम सिस्टम की बात करेंगे। अब सिस्टम से क्या मतलब है ना। थर्मोडायनेमिक्स में अगर मैं सिस्टम के बारे में आपको बताऊं तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन। सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट है जो कि हमने अंडर ऑब्जर्वेशन लिया हुआ है ना, जिसको हम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं उसे हम लोग सिस्टम बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ द पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो ये दो वर्ड है आपके पास, एक है सिस्टम और दूसरा है आपके पास सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या है जो ऑब्जर्वेशन में लिया गया है, और सराउंडिंग क्या है जो उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट है। लेट अस सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये सिस्टम है और ये इसका सराउंडिंग है, और ये जो सिस्टम सराउंडिंग होता है ये एक बाउंड्री से सेपरेट होगा, दैट मे बी इमेजिनरी और रियल। तो इनके बीच में एक बाउंड्री होती है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। तो यू शुड नो ऑल दीज टर्म्स, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, तो ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। लेट अस मूव अहेड। तो सिस्टम जो होते हैं, तो अगर हम बात करें तो नेचर में सिस्टम के कितने टाइप्स हैं, मतलब किस तरह के हम सिस्टम्स में डील करते हैं, तो हम जस्ट टाइप्स ऑफ सिस्टम को यहाँ पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में हम सिस्टम को बेसिकली क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। एक होता है आपका ओपन सिस्टम, एक होता है आपका क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और थर्ड है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। लेट्स डू इट, ठीक है, समझते हैं इसको। तो अगर हम इसकी बात करें तो सिंपली बच्चे, ओपन सिस्टम क्या होता है, वी कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर, हम इस पिक्चर से भी देख सकते हैं। ये पिक्चर क्या कह रहा है आपको, ये पिक्चर यहाँ पे कह रहा है कि सिंपली ये जो हमने सिस्टम लिया था जिसमें सिस्टम सराउंडिंग आपकी सेपरेट है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें से मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो सके, है ना। मतलब द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विल बी डिफाइंड एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम से दोनों चीज का एक्सचेंज होता है, मैटर का भी और एनर्जी का भी। क्या मतलब मैम इसका, कैसे हम इसको समझे, तो आप इसको बहुत इजी हमारे एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हम लोग घर में वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो व्हेन यू आर बॉइलिंग वाटर इन ओपन कंटेनर, किसी भी ओपन कंटेनर में जब आप वाटर बॉईल करते हैं तो आप देखोगे वाटर का लेवल धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज भी होना शुरू कर देता है। जब आप उसे करे जा रहे हैं बॉईल करते करते क्या होगा, वो डिक्रीज होने लग जाता है लेवल। तो व्हाई इट इज सो, क्योंकि कुछ ना कुछ वाटर वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, वी कैन से दैट, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो वेपर फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पे किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है, तो हीट तो निकल रही है, हीट तो यू कैन फील कि वहां का एरिया तो क्या हो जाएगा, वहां का एरिया हॉट हो जाता है, उसका सराउंडिंग एरिया, तो हीट तो रिलीज हो रही है, एज वेल एज वाटर भी वहां से वेपराइज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम ओपन कंटेनर में वाटर को बॉईल करेंगे तो दैट विल मेक आवर सिस्टम एज ओपन सिस्टम, वो कहलाएगा हमारा ओपन सिस्टम। तो किसी भी ऐसे सिस्टम से जहां से आपका हीट का और मैटर का दोनों का एक्सचेंज हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम, राइट। अब दूसरा सिस्टम है हमारा क्लोज सिस्टम। सो व्हाट इज द क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो बच्चे इसका मतलब क्या है कि अगर हमने जो क्लोज सिस्टम होता है तो उसका मतलब होता है कि वो केवल एक्सचेंज किसका कर पाता है, वो एनर्जी का एक्सचेंज कर पाता है, नॉट ऑफ मैटर, वो मैटर का नहीं कर पाएगा। मतलब इट इज अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी नॉट मैटर विद सराउंडिंग। ये ऐसा सिस्टम होता है, वो क्या करेगा, वो केवल आपका एनर्जी का करता है एक्सचेंज, मैटर का नहीं करता है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देनी है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल सिंपल है, आपने बॉईल करने के लिए वाटर रखा और आपने उसके ऊपर एक कवर कर दिया, है ना। कि हमने अगर मतलब क्लोज कंटेनर ले लिया और क्लोज कंटेनर में हमने वाटर बॉईल करना शुरू कर दिया, तो एनर्जी तो निकलेगी, हीट तो निकलेगी थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन क्या हो जाएगा, वाटर हमारा वेपराइज नहीं हो पाएगा, यानी कि वहां पे केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा। थर्ड केस आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम बात करें तो जो हमारा ना ही हीट का एक्सचेंज और ना ही मैटर का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सिंपली आइसोलेटेड सिस्टम। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हॉट वाटर इन थर्मस फ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में अगर हम लोग किसी चीज को, हॉट चीज को रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए वो क्या होती है, वो आपकी ना वो ठंडी नहीं होती है ना, या फिर हम कहते हैं सिंपली उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो व्हाई इट इज सो, क्योंकि वहां से क्या होता है, हीट का एक्सचेंज नहीं होता और वो वैसे क्लोज्ड है, तो मैटर का भी एक्सचेंज नहीं होता। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहेंगे बच्चे आइसोलेटेड सिस्टम। सो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ matter and energy we can classify system into 3 types: open system, closed system
एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेसिकली आप अंडरस्टैंड करो सिस्टम क्या था हमने देखा, सराउंडिंग क्या है हमने देखा, बाउंड्रीज क्या है, देन वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है देखो, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चे नेक्स्ट चीज समझो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे अगर हम लोग देखें कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे वी जस्ट क्लासिफाई सिस्टम इनटू टू टाइप, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है और एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है, दो तरह के हमारे सिस्टम होते हैं। इट इज अ सिस्टम कंटेनिंग फ्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इट इज अ सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आई टोल्ड यू इन केमिस्ट्री वी विल स्टडी सिंपल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं, हम यहाँ पे एक एक पार्टिकल के बारे में बात नहीं करने वाले बच्चे, हम यहाँ पे करेंगे पूरे सिस्टम के बारे में। पानी बॉईल हो रहा है, उसका क्या नेचर है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, तो वी जस्ट टॉक अबाउट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर, ठीक है। तो हमें कौन सा सिस्टम को पढ़ना होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को। हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेते, हम यहाँ पे पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो लेट अस मूव अहेड। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है। तो डेफिनेटली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहाँ होंगी, तो ये किस सिस्टम की बात हो रही है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात हो रही है। तो बच्चे आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी में बता दिया जाता है जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो होप आपको एक क्लियर हो गया होगा क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ही आपको स्टडी करना है। ओके, तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती है इनको हम क्लासिफाई करते हैं टू टाइप्स में, एक होता है एक्सटेंसिव, दूसरा होता है इंटेंसिव। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके सामने, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। बच्चे यहाँ से क्वेश्चन काफी आने लग गया है आजकल, पहले भी आया हुआ है लेकिन अभी क्या है थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है, तो इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछते हैं और डायरेक्ट भी पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या मतलब है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो एक्सटेंसिव की अगर मैं बात करूं, एक्सटेंसिव क्या होता है, तो देयर आर प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है सिस्टम में उस पे डिपेंड करती है ना। इससे क्या मतलब है मैम, ये तो समझ ही नहीं आ रही बात। तो पहले हम से कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, हीट कैपेसिटी। बच्चे कुछ एग्जांपल्स हैं, और आपको अभी जब अगर मान लो बिल्कुल आप फ्रेश है, आपने थर्मो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है या आपने कभी भी स्कूल में भी कुछ भी नहीं किया हुआ है, तो उस केस में क्या है, आपको इन चीजों से लेके बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पूरा चैप्टर थर्मो का इन्हीं टर्म्स के साथ रिलेटेड है जो हम पूरा आगे कवर करते हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है, ये हम आगे देखेंगे सारे टर्म्स। पर अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ हम पूरे चैप्टर में इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी और हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। ये सारे के सारे टर्म्स हमारे किस में आ रहे हैं, एक्सटेंसिव में। मतलब ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी वो होती हैं जो हमारी इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोलर हीट कैपेसिटी। मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हम इतने सारे कैसे याद रखेंगे, है ना, ये क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा, और इसका सोल्यूशन मैं आपको भी दूंगी, फटाफट से हम लोग उसको समझेंगे। तो देखो पहले हम इस कंसेप्ट को सीखते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करने का मतलब क्या होता है, आप पहले इसको समझो कि एक चीज डिपेंड कर रही है अमाउंट ऑफ मैटर पे और एक चीज इंडिपेंडेंट है। वो कैसे याद रहेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो वो कैसे याद होगा, आप ऐसे याद करो, इंडिपेंडेंट वर्ड होता है तो इन जो हमारा बेसिकली इंटेंसिव होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब नहीं डिपेंड करेगी, और एक्सटेंसिव है वो डिपेंड करेगी। ये बात आपको पहले क्लियर हो गई, एक्सटेंसिव डिपेंड करेगी, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होगी। अब चलो भाई ठीक है, मान लो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हमें कैसे याद रहेंगी, लेट अस अंडरस्टैंड। तो देखो बच्चे मैं इसका कंसेप्ट आपको सिखाती हूँ। जैसे मान लो आपको पता करना है कि कोई प्रॉपर्टी हमारी डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, तो आप सिंपल एक कंसेप्ट सीखो, लेट अस अंडरस्टैंड। हमें कैसे पता चलेगा कोई डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। आई विल टेक एग्जांपल ऑफ वॉल्यूम, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर, आई विल टेक एग्जांपल ऑफ डेंसिटी, ठीक है। अब हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, हमें नहीं याद रहा, हमें नहीं लर्न है हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है और हमें चेक करना है। तो हाउ कैन वी चेक दैट, कैसे हमें पता चलेगा कि वेदर इट इज एक्सटेंसिव और नॉट, ठीक है। तो सबसे इसका सिंपल कंसेप्ट क्या कहता है कि मान लो अगर मैं बात करूं, ये आपका एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है V।
अभी इसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, डेंसिटी D है, राइट। अगर मैंने इस सिस्टम को हाफ कर दिया, ठीक है, अगर मैंने सिस्टम को हाफ कर दिया तो क्या मेरा वॉल्यूम हाफ हो जाएगा? तो मन में सोचो पहले, जो आपको लग रहा है आप आंसर करो। तो दिस विल बी डेफिनेटली V/2। क्या मेरा टेम्परेचर हाफ हो जाएगा? क्या मेरी डेंसिटी हाफ हो जाएगी? तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हम किसी सिस्टम को हाफ करते हैं और वो जो प्रॉपर्टी हम चेक कर रहे हैं अगर वो हाफ हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाएगी, वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और अगर वो नहीं हो रही है हाफ सिस्टम को हाफ करने पे तो क्या होगा, वो हमारी इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो हम ऐसे इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप चेक करो, जैसे आपको पता है लेंथ को अगर आपने हाफ किया तो हाफ हो जाएगी, ब्रेथ हाफ किया हाफ हो जाएगी, तो दैट्स इट। तो बाय दिस वे यू कैन क्लासिफाई एनी प्रॉपर्टी। बट इसके अलावा ये तो चलो कंसेप्चुअल पार्ट हो गया, ये हमने कंसेप्चुअली सीखा कि हम अपने बारे में सोचेंगे कि हाँ भाई हमने इसमें क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करी और उसको हम अपने दिमाग में बिठाएंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है, मैंने ये चीज देखी कि अगर कोई प्रॉपर्टी को मुझे चेक करना है तो सबसे पहला मेथड मैंने देखा कि उसके बारे में सोचूंगा कि क्या हम उसको आधा करेंगे सिस्टम को तो क्या वो हाफ हो रही है। If it is so, then it is extensive. If it is not so, then it is intensive. That we had decided now. Okay? Now, इसके अलावा बच्चे मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। ट्रिक में क्या है, मतलब ट्रिक क्या एक्चुअली कंसेप्ट ही है, पर आप एक चीज समझो, हमेशा ध्यान रखना, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो जो होता है वो एक्चुअली क्या हो जाता है, इंटेंसिव। इस चीज को आपको दिमाग में अच्छे से रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे डेंसिटी की क्वेश्चन आता है ना तो सोचते हैं डेंसिटी तो मास पर डिपेंडेंट है मैम, है ना, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वो सोचते हैं डेंसिटी तो डिपेंडेंट है। आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचो, अगर हम इसको कंसेप्चुअली देखें तो डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कितने पार्टिकल क्लोजर पर्टिकुलर वॉल्यूम में प्रेजेंट है। अब अगर हमने सिस्टम को आधा किया तो पार्टिकल का अरेंजमेंट थोड़ी बदल गया, वो तो फिक्स है ना, उनकी जो पोजीशन है वो जहां जहां लोकेटेड है वो तो नहीं चेंज होगा। तो डेंसिटी हमारी क्या है, ऑब्वियसली इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे चेक करें कि मैंने कहा डेंसिटी, तो डेंसिटी इज व्हाट, दिस इज मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो सिंस इट इज एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो तभी हमारी डेंसिटी क्या है बच्चे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक चीज आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज, कहीं आपको मोलर वर्ड दिखाई दे रहा है तो मोलर का मतलब क्या हो जाता है, 1 मोल के लिए। जैसे मान लो वॉल्यूम आपका क्या था, वॉल्यूम आपका एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलर वॉल्यूम हो गया तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। व्हाई इट इज सो, क्योंकि अभी मोलर वॉल्यूम क्या हो गया, मान लो मैंने कहा मोलर वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम डिवाइडेड बाई n करना पड़ेगा। और v हमारा क्या है, एक्सटेंसिव है, n हमारा क्या है, एक्सटेंसिव है, तो रेशियो क्या हो गया, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो मोलर वॉल्यूम विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इस तरह आप अपने दिमाग में बिठा के चीजों को इजी कर सकते हैं और इसी से आपके सारे क्वेश्चन बन जाने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट बताए। कंसेप्ट के लिए हमने क्या सीखा, पहले तो हमने समझा एक्सटेंसिव इंटेंसिव में डिफरेंस क्या है। एक्सटेंसिव डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, इंटेंसिव नहीं डिपेंड करेगा। पहले आपने इनकी मीनिंग समझी दोनों टर्म्स की, एक्सटेंसिव इंटेंसिव का मतलब क्या है बच्चे। उसके बाद आपने देखा कि अगर आपको चेक करना है तो आप उस प्रॉपर्टी के बारे में देखोगे, उस प्रॉपर्टी को चेक करोगे कि अगर वो प्रॉपर्टी हमारी हाफ हो रही है तो हमारी प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इंडिपेंडेंट होगी। क्योंकि टेम्परेचर कैसे हाफ हो सकता है, टेम्परेचर तो हाफ नहीं हो सकता, डेंसिटी हाफ नहीं हो सकती, है ना। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज आप देखेंगे वो चीजें आपकी हाफ नहीं हो सकती अगर हम सिस्टम को हाफ करेंगे, राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझी। तो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। तो बच्चे ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट ईयर्स में आया हुआ है। यहाँ पे देखो आप, जेईई मेंस 2023 है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो, एक बार पॉज करके चेक करो वेदर यू आर एबल टू गिव आंसर और नॉट, है ना। अभी जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे वो आप चेक करेंगे, पर अभी मैं आपको हेल्प करती हूँ इसको कराने में। तो देखो भाई, आप खुद करो, मैं यहाँ पे वीडियो में इसको शुरू कर रही हूँ करना, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन हो आप उसको बाद में इसका आंसर चेक करो। तो देखो भाई, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसी होती है अभी हमने देखा, उन्होंने पूछा है द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव होता है तो नहीं होगा। मोलर आ गया भाई, जहां मोलर होता है वो क्या होता है, मोलर का मतलब ही मैंने बताया आपको, वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। मोलैरिटी में भी मोलर आ गया, क्या होगा, इंटेंसिव। ई सेल बच्चे भी आपने नहीं पढ़ा है, ये क्लास 12th के सिलेबस में होता है, मैं इसके लिए आपको बता देती हूँ, ये इंटेंसिव ही होता है, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी, ये आपने देखा सारे टर्म्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं।
यहाँ पे अगेन मोलर मास आ गया, ये भी हमारा क्या होगा, इंटेंसिव होगा, और खाली जो मोल है ये क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। तो ओवरऑल क्या आंसर आएगा, उन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बतानी है, तो कितनी आई, 1 2 3 and 4, तो आंसर विल बी 4। तो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। तो अगर आप कंसेप्चुअली करते हैं तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपको पहले अपना ये कंसेप्ट को यहाँ पे बनाना है और इसे कवर करना है। लेट अस मूव अहेड। तो नेक्स्ट बच्चे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे स्टेट ऑफ अ सिस्टम। मैंने आपको बताया कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में बच्चे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि किस टर्म का क्या मीनिंग है। अब यहाँ पे बार बार आएगा कि जैसे हमने सिस्टम के बारे में सीखा, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है ना, क्या है इसकी स्टेट। तो बेसिकली किसी भी सिस्टम की स्टेट को हम लोग जस्टिफाई करते हैं या फिर हम उसे स्पेसिफाई करते हैं विद सम प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो एक सिस्टम है, अभी मैं उसमें कह रही हूँ कि इसका टेम्परेचर इतना है, इसका प्रेशर इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका कॉम्पोजिशन ऐसा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने उसकी स्टेट को जस्टिफाई किया कि ये अभी इस स्टेट में है। मैंने कहा कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, व्हाटएवर, तो वो अनदर स्टेट है। तो स्टेट ऑफ अ सिस्टम को हम देखो कैसे डिफाइन करते हैं, is described by measurable or macroscopic properties. We can describe the state of a gas by quoting its pressure, volume, temperature, amount. ठीक है, किसी भी स्टेट को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब हम बताएंगे, तो वही हम स्टेट के बारे में बता रहे हैं। नथिंग एल्स, सिंपल सी बात है, इसको समझना है आपको। लेट अस मूव अहेड। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो बच्चे ये भी बहुत पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए स्टेट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शंस क्या है। तो फंक्शंस नथिंग बट, ये हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे देखो, अ फंक्शन और अ प्रॉपर्टी, ठीक है। फंक्शन आपके लिए नया वर्ड लग रहा होगा। फंक्शन का मतलब जैसे हम किसी भी टर्म की बात करेंगे, कोई भी हम प्रॉपर्टी लेंगे, उसके बारे में बात हो रही है। तो अ फंक्शन और अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होता है जो हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा, जो हम पाथ जिससे हम फॉलो कर रहे हैं उस पर नहीं डिपेंड करता। मैम इसका क्या मतलब है, ये तो बात हमें समझ ही नहीं आ रही कि इनिशियल फाइनल से क्या मतलब है। आप सोचो, जब भी हम कोई सिस्टम लेते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं, इनिशियली हमारा टेम्परेचर इतना था, लेटर ऑन हमारा टेम्परेचर इतना हो गया। हम वहां पे ये बात नहीं करते कि इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, वो टेम्परेचर कैसे T2 हो गया, है ना, टेम्परेचर T2 कैसे हो गया। मतलब जैसे मान लो आप एक चीज, एक जगह टेम्परेचर आपने लिया 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरे सिस्टम में आपने लिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या कहेंगे, अभी इसका 25 था, नाउ इट इज 100। तो ये क्या फर्क पड़ेगा कि आपने उसको कैसे गर्म करा, है ना। आप उसे गर्म कर तो अलग अलग तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, आप उसे हीट कर सकते हैं, आप उसे इलेक्ट्रिकली हीट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली हम उसको गर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करके, इलेक्ट्रिक केटल यूज करके, या फिर हम उसको गैस पे बॉईल करके गर्म कर सकते हैं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी इस समय टेम्परेचर इतना है, अब टेम्परेचर इतना हो गया। सिमिलरली जैसे हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो अभी हमने 100 ml लिया था, नाउ वी आर टेकिंग 200 ml। तो अगर हम 100 ml 200 ml ले रहे हैं, तो इस चीज से मतलब है हमने उसको कैसे डाला, कौन से पानी के सोर्स से भरा, दैट डजंट मैटर, राइट। तो सिंपल सी बात है, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं होता। जो प्रॉपर्टीज आपकी ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगी, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है बच्चे, तो इसको क्लियर करो दिमाग में। जनरली अगर मैं बात करूं तो वो जो मैंने आपसे वहां कहा था, ये U क्या है, ये H क्या है, S क्या है, G क्या है, अगर आप बिल्कुल नए हैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में, तो बिल्कुल इसके लिए वरी मत करो। आगे के चैप्टर में यही पढ़ाया जाता है और मैं कराऊंगी आपको ये सारी चीजें। वैसे मैं भी आपसे बता रही हूँ, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स एनर्जी, ऑल आर स्टेट फंक्शंस। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ये ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे ही बच्चे डिपेंड करती है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैम हमें कैसे याद रहेगा, उसके लिए मैं आपको सिंपल कंसेप्ट अगेन सिखाऊंगी। देखो, तो अगर हमने ये स्टेट फंक्शन पढ़ा, तो पाथ फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो देखो भाई, दीज आर द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, है ना। तो जो प्रॉपर्टीज आपके पाथ पर डिपेंड करेंगी, वो हमारी क्या होगी, पाथ फंक्शन कहलाएगी। तो बहुत इजी वे में बच्चे हम इसको समझेंगे। आपने समझना है, देखो अगर मैं यहां से A से B में जा रही हूं, मान लो मैंने इस रूट को फॉलो किया, या फिर मैं पहले यहां गई C पे, फिर मैं यहां गई D पे, फिर मैं यहां गई E पे, एंड देन आई रीच्ड एट B।
तो क्या मैंने दोनों जगह पे काम सेम किया? वर्क आपने कैसे किया? वर्क क्या सेम होगा, है ना? तो आंसर क्या है? वर्क यहाँ पे अलग होगा और इन प्रोसेस में वर्क अलग होगा। तो वर्क मतलब किस चीज पे डिपेंड करेगा? वर्क इज पाथ डिपेंडेंट। वर्क आप छोटे रूट को फॉलो करो, वर्क आप लॉन्गर रूट को फॉलो करो, तो दोनों में सेम तो नहीं होता, वर्क तो अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्क एक पाथ फंक्शन है। तो बच्चे इसमें दो ही चीज आपको याद रखनी है, एक है वर्क मेजरली, एक तो होता है वर्क, दूसरा होता है हीट। हीट भी देखो, हीट को कैसे, तो वर्क वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप छोटी दूर का काम करेंगे तो आप कम थकेंगे, ज्यादा दूर का काम करेंगे आप ज्यादा थकेंगे। तो कहने का मतलब वर्क तो अलग अलग हो गया ना, तो वर्क किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ एक ये हॉट बॉडी है और ये दूसरी बॉडी यहाँ पे कोल्ड है और एक यहाँ पे तीसरी बॉडी सी है, तो हीट किसके पास जाएगी जल्दी? ए से। इफ इट इज हॉट बॉडी तो ये किसकी तरफ हीट देगी ज्यादा? बी के पास, और इसकी जगह कम हीट जाएगी, मतलब सी के पास कम हीट जाएगी। तो इसका मतलब ये हमारा हीट भी जो होती है वो हमारी क्या होती है? एक पाथ फंक्शन है। तो आपने बच्चे दो चीज याद रखनी है, वर्क एंड हीट। और हीट से रिलेटेड आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हीट कैपेसिटी नहीं दी हुई है, तो हीट कैपेसिटी भी आपका क्या होता है? इट इज ऑल्सो बेसिकली पाथ फंक्शन, रिमेंबर। तो ये भी एक पाथ फंक्शन होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन के बारे में हमने समझा, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप बच्चे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, आई ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है? मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी, क्योंकि हमारे जो इस कंटेंट का पूरा पर्पज है वो बच्चों को मैक्सिमम सर्व करने का ही है। जहां तक आपको जो हेल्प रिक्वायर्ड होगी वी डेफिनेटली सपोर्ट यू, ओके? तो देखो भाई, इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वाले टॉपिक पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? कैसे क्वेश्चन बनते हैं, विल सी दैट। थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज अ क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है भाई? क्या ऑप्शन आएगा? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हीट चेंजेस। किसके लिए यूज किया जाता है? हीट चेंजेस के लिए। स्टेट फंक्शन की बात हो रही है बच्चे, ध्यान से पढ़ो और खुद करके देखो। Whose value is independent of path? तो आपने अभी अभी पढ़ा है कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो आंसर विल बी बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट बच्चे देखो, अच्छा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जेईई मेंस 2022 में, ठीक है? इस टॉपिक को इन्होंने लिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज। इसमें स्टेट वेरिएबल कितने हैं? कौन कौन सा स्टेट वेरिएबल है? तो आपको पता होना चाहिए पहले, स्टेट वेरिएबल का मतलब स्टेट फंक्शन। वेरिएबल से आप पाथ मत लेना है, स्टेट का मतलब है स्टेट फंक्शन, ठीक है? तो इंटरनल एनर्जी हमारा क्या होता है? इंटरनल एनर्जी हमारा यहाँ पे एक स्टेट फंक्शन होगा, ठीक है? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है। हीट क्या है? इट्स अ पाथ फंक्शन। ये क्या है? एंथैल्पी, स्टेट फंक्शन। तो क्वेश्चन पूछा अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट फंक्शन इज, तो दैट इज 3 मस्ट बी द राइट आंसर, ठीक है? तो जेईई मेन के क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, ठीक है? तो लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग, ये भी 2019 में पूछा गया था, 2019 में। अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट्स द पाथ फंक्शन। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से जो बेसिकली ये ऑप्शंस हैं, इसमें आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Q प्लस W, देखो Q तो है, अभी हमने पढ़ा पाथ फंक्शन, W भी हमने पाथ फंक्शन भी पढ़ा। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अभी आप बच्चे आगे देखेंगे, यू विल सी दैट जो Q प्लस W होता है दैट विल बिकम U। तो जब ये बिकम्स U, तो अगर मान लो ये U बन जाएगा तो ये नहीं आएगा, इसमें H माइनस TS भी नहीं आएगा। तो एक्सक्यूज मी, तो पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं? तो पाथ फंक्शन यहाँ पे Q और W होगा। तो रिमेंबर दैट, ये नहीं कि Q प्लस W को भी लगा तो ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो हमारे यहाँ पे क्या आता है बच्चे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ, मैंने कहा कि इस पूरे लेक्चर में हमारा बेसिक फोकस क्या है। हमारा यहाँ पे सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू किया जाता है तो इसमें कुछ हम टर्म समझते हैं, तो वही टॉपिक अभी हमारा चल रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रोसेस होती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं, तो कैसे हम उसको जस्टिफाई करते हैं, विल सी दैट। तो देखो इसमें अ प्रोसेस इज अ मेथड बाय विच अ स्टेट चेंज अकर्स इन अ सिस्टम। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर। डिफरेंट टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन सी होती है? पहला, इट इज अ प्रोसेस दैट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब भी कोई प्रोसेस आपसे कह रहे हैं आइसो थर्मल कहलाएगी अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। कोई भी प्रोसेस अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी तो उसका मतलब क्या होगा, वो वर्ड लिख देंगे आइसोथर्मल,
है ना। अब आपको बार बार नहीं बताएंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसके लिए टर्मिनोलॉजी है। जैसे मान लो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रोसेस क्या कहलाती है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम उसे बोलते हैं बेसिकली आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है सेम, टेम्परेचर सेम है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें टी कांस्टेंट होता है, क्यू नहीं। कई बार बच्चे सोचते हैं टी 0 है तो क्यू भी 0 होगा, क्यू 0 नहीं होगा, टी 0 होगा बट क्यू 0 नहीं होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, राइट। दूसरी चीज आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो होगी उसे हम लोग आइसोबारिक कहेंगे। आइसोकोरिक क्या होता है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी उसे हम आइसोकोरिक कहेंगे। एडियाबैटिक, इट इज अ प्रोसेस दैट अकर्स एट कांस्टेंट हीट एनर्जी, जो कांस्टेंट हीट एनर्जी पे होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडियाबैटिक। तो बच्चे ये सिंपल आपको पहले समझने की जरूरत है। जब आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक है प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक है वॉल्यूम कांस्टेंट। सिमिलरली अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो तुम्हारा यहाँ पे हीट कांस्टेंट होती है। तो ये चीज आपको ध्यान से करनी है और इनको अच्छे से अपने कंसेप्ट डेवलप करो और इनको एक बार पढ़ के लिख के देखो, ठीक है, ताकि आपको पक्का हो जाए कि हाँ इसका ये मीनिंग है। पर रिलेट करोगे तो आप इसलिए कर सकते हो। थर्मल मतलब टेम्परेचर, बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर का, तो आइसोबारिक मतलब प्रेशर, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम, एडियाबैटिक मतलब हीट, ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा एक हम जब ये पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस तो नाम बता रहा है, एक साइकिल होना चाहिए। इट इज अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन साइक्लिक मैनर। आपने ए से स्टार्ट किया चलना, आप गए बी पे, बी से आप आए सी पे, सी से आप आए यहाँ पे वापस डी पे, और डी से फिर आप यहां से गए यहाँ पे वापस ए पे, राइट। सिंपली मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से अगेन एट ए। तो इस तरह की प्रोसेस हमारी क्या होती है, साइक्लिक। तो बच्चे आपने देखा कि अगर मैं यू की बात करूं, इंटरनल एनर्जी, अभी आपने ज्यादा सीखा नहीं इसके बारे में, बट अब आगे देखेंगे तो कोई भी प्रोसेस अगर साइक्लिक होगी तो हमेशा उसमें डेल यू 0 होता है, डेल एच 0 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे आप ये टर्म्स देखेंगे तो आपको बता दिया जाएगा रिपीट करके कि डेल यू साइक्लिक प्रोसेस में 0। अब कहोगे मैम क्यों 0, क्योंकि आपने देखा था ना कैसे होते हैं बच्चे, ये एक स्टेट फंक्शन होता है, और स्टेट फंक्शन अगर तुम इनिशियल भी तुम्हारी पोजीशन ये है, फाइनल भी तुम्हारी पोजीशन ये है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बेसिकली पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होता है, 0 होता है। तो आपको याद रखना है साइक्लिक प्रोसेस में हमारा ये दोनों चीज 0 होंगी, डेल यू एंड डेल एच। नाउ वी हैव रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं बच्चे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। अगर मैं रिवर्सिबल चेंज की बात करूं, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, पर अभी हम ब्रीफली समझेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है। एवरी प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कोई भी प्रोसेस हो रही है ना, उसमें 2 टाइप्स के फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है ड्राइविंग फोर्स और एक होता है आपका अपोजिंग फोर्सेस, ठीक है। 2 तरह के फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, एक होता है ड्राइविंग फोर्स, एक होता है अपोजिंग फोर्स। किसी भी प्रोसेस को करने के लिए ए टू बी अगर आपको जाना है ना, तो अगर मान लो ये जो ड्राइविंग फोर्स है और अपोजिंग फोर्स है, इनके मैग्नीट्यूड में यानी कि इनमें डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, तो प्रोसेस होगी, पर प्रोसेस कैसे होगी, बहुत स्लो होगी। अगर चेंज काफी स्लो होगा और मतलब ड्राइविंग फोर्स और ये जो हमारे अपोजिंग फोर्स होता है इनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, तो ऐसी प्रोसेस आपकी क्या कहलाएंगी, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएंगी। तो इनको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। लिखा हुआ है इफ द ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स आर डिफर्ड बाई एन इनफाइनाइट सिमली स्मॉल क्वांटिटी। ये जो वर्ड है ना, ये कहता है बहुत ही स्मॉल से डिफरेंस होता है, तो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ये दोनों डायरेक्शन में होती हैं, और ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो लार्ज क्वांटिटी का होता है, तो ये हमारी केवल एक डायरेक्शन में होती है। तो एक डायरेक्शन में हो रही है तो इसे हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल। दोनों डायरेक्शन में चल रही है धीरे 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 धीरे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्सिबल चेंज। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे। हमें इसमें जो हीट और वर्क में चेंजेस हैं वो आगे करना होता है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक करेंगे, जिसमें हमने केवल बेसिक जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इस टर्म का मीनिंग क्या है, क्या क्या आप इस चैप्टर में करने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो जब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।